एट्थ क्लास साइंस। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर 2, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड के बारे में। और इसमें हम ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं जिनको हम नहीं देख सकते। तभी उनको क्या बोला जाता है? तभी उनको बोला जाता है इनविजिबल, क्योंकि वो क्या होते हैं? इनविजिबल होते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते। बियॉन्ड अवर नेकेड आई, मतलब हम अपनी खुली आंखों से उन्हें नहीं देख सकते। क्वेश्चन ये है कि जब हम उन्हें देख ही नहीं सकते तो उनके बारे में पता कैसे चलता है? तो मैंने इस चैप्टर में तुम्हें बताया कि इस तरह की चीज़ों को देखने के लिए जो इतनी ज़्यादा छोटी होती हैं, है ना, सूक्ष्म होती हैं, उनको देखने के लिए हमारे पास क्या होता है? हमारे पास माइक्रोस्कोप होता है। माइक्रोस्कोप के बारे में हमें पता चल गया था, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम अपने शरीर के अंदर प्रेजेंट छोटी से छोटी चीज, बैक्टीरिया, जर्म, सेल, है ना, इस तरह की चीजों को देख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होती है कि नहीं? या दिक्कत होती है? दिक्कत तो नहीं होती है ना। तो हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस तो कवर कर लिए थे, आई थिंक, जहां तक मुझे याद है कि हमने शॉर्ट क्वेश्चंस तो कर लिए थे। अब जैसा कि तुम स्क्रीन पर देख सकते हो, अब हमारे सामने है कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस। तो आज की क्लास में हम करेंगे इसके लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस तुम्हें टेस्ट में 3 या 4 नंबर के मिलेंगे, मतलब एक क्वेश्चन 3 या 4 नंबर का होगा। अगर वो बड़ा क्वेश्चन है तो 4 नंबर का दूंगा, और अगर वो छोटा क्वेश्चन है तो 3 नंबर से भी बात बन जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक्सप्लेन व्हाई माइक्रोस्कोप्स आर इंपॉर्टेंट फॉर डिस्कवरिंग टाइनी लिविंग थिंग्स। देखो क्या शब्द आया है हमारे पास? टाइनी। टाइनी का मतलब होता है छोटा। हम कौन से ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं? हम कौन से लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं जो छोटे होते हैं, जो दिखते नहीं है, इतने छोटे होते हैं कि हमको दिखते ही नहीं है। हम उनकी बात इस चैप्टर में कर रहे हैं। क्या हम उन ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं जैसे कि हम होते हैं? नहीं, हम उन ऑर्गेनिजम्स की बात नहीं कर रहे। हम तो बड़े होते हैं, हम तो बिना माइक्रोस्कोप के दिख जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि माइक्रोस्कोप क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमें वो छोटे छोटे लिविंग थिंग्स, वो छोटे छोटे जीव जंतु डिस्कवर करने में मदद करते हैं। तो बताओ, बिना माइक्रोस्कोप के ये सब चीजें पॉसिबल हैं? क्या बिना माइक्रोस्कोप के तुम इनको देख सकते हो, इनका पता लगा सकते हो? तो आंसर होगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रोस्कोप्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं इन छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर करने के लिए, खोजने के लिए। अब आंसर देखते हैं। ए पॉइंट, जैसे कि मैंने बताया ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो इनके आंसर्स थोड़े से बड़े मिलेंगे। आंसर में हमारा ए पॉइंट है, मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया के बारे में तो मैंने पहले भी बताया था। प्रोटोजोआ में एंड सर्टेन फंजाई आर माइक्रोस्कोपिक। तो देखो, बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजोआ हो गए और फंजाई हो गई, ये सब के सब क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये हुआ कि ये इतने छोटे होते हैं कि हम इनको किस में देख सकते हैं? सिर्फ माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के अलावा इन्हें नहीं देखा जा सकता। विदाउट मैग्निफिकेशन प्रोवाइडेड बाय माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर एक खासियत होती है मैग्निफिकेशन करने की, चीजों को बड़ा दिखाने की। अगर उसके अंदर तुम छोटा सा नमक का दाना भी रख दोगे, हालांकि नमक का दाना तो हमें दिखाई देता है,
तो तुम अगर उस नमक के दाने को माइक्रोस्कोप में रख दोगे तो वो भी कैसा दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा या बड़ा दिखाई देगा। तो वो नमक का दाना भी हमें काफी बड़ा दिखाई देता है, जिस चीज को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है चीजों को बड़ा करके दिखाना। तो अगर किसी शब्द का मतलब लिखना है तो अंडरलाइन करके वहां पर लिख लिया करो। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है बड़ा करना। तो माइक्रोस्कोप के अंदर ये खासियत होती है कि वो चीजों को बड़ा कर देती है। वी वुड बी अनअवेयर ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। और अगर माइक्रोस्कोप छोटी चीजों को बड़ा करके नहीं दिखाती तो हम कभी इन छोटे ऑर्गेनिजम्स के बारे में जान ही नहीं पाते। अनअवेयर का मतलब होता है अनजान रहना। तो क्या हम इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में जान पाते? कभी भी नहीं जान पाते। उनके होने का हमें किससे पता चलता है? उनके होने या ना होने का हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। बिना माइक्रोस्कोप के ये चीज पता लगाना बड़ा मुश्किल है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 या 5 नंबर में आएगा, तो हमें ज्यादा कंटेंट लिखना पड़ता है। बी पॉइंट देखो क्या है, माइक्रोस्कोप्स अलाउ साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व देयर स्ट्रक्चर। तो माइक्रोस्कोप की मदद से ही जो वैज्ञानिक होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो स्ट्रक्चर का पता लगा पाते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, बैक्टीरिया कैसा दिखाई देता है, एल्गी कैसे दिखाई देती है, फंजाई कैसी दिखाई देती है। तो इन सब चीजों का पता लगाने में कौन मदद करते हैं? हमारे माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की हेल्प से साइंटिस्टों को स्ट्रक्चर का पता चल जाता है कि बैक्टीरिया कैसा दिखाई देगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सब चीजें हमें पता चल जाती हैं। मूवमेंट का पता चल जाता है। मूवमेंट का पता चल जाता है कि अमीबा, बैक्टीरिया ये कैसे मूव करते हैं। तुम्हें मालूम है जब अमीबा की बात करते हैं दिखने में कैसा लगता है अमीबा? तो देखो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है अमीबा का। ये हमारा जो बना हुआ है ये अमीबा है। तुम्हें मालूम है जब इसको खाना चाहिए होता है तो सबसे पहले ना ये एक फूड पार्टिकल ढूंढता है। जब इसको ये फूड पार्टिकल मिल जाता है तो धीरे धीरे इस अमीबा की मूवमेंट कहाँ की तरफ होने लगती है? फूड पार्टिकल की तरफ। धीरे धीरे कहाँ की तरफ जाने लगता है? भाई खाना तो इसकी तरफ आएगा नहीं, ये बेसिकली क्या करता है, ये खाने की तरफ खुद जाता है। तो ये धीरे धीरे कैसे मूव कर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ये सारी चीजें हमें किसकी मदद से पता चल पाती है? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हमें इस चीज के बारे में पता चल पाता है कि अमीबा कैसे मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है। तो माइक्रोस्कोप की मदद से स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, माइक्रोस्कोप की मदद से ऑर्गेनिज्म कैसे मूवमेंट करता है, एंड हाउ दे रिप्रोड्यूस। बताओ अमीबा अपने जैसा एक नया अमीबा बनाएगा, बैक्टीरिया भी अपने जैसे नए बैक्टीरिया पैदा करेगा, है ना, फंजाई भी अपने जैसी नई फंगस बनाएगी। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये किस तरीके से अपने जैसे नए नए ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं, ये सारी बातें भी हमें किस में पता चल जाती है? माइक्रोस्कोप में। तो मुझे बताओ क्या माइक्रोस्कोप हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है या नहीं है? तो हमारा आंसर होना चाहिए यस। माइक्रोस्कोप हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? हेल्पफुल होते हैं। अब जरा सी पॉइंट देखते हैं, दिस डिस्कवरी। सोचकर देखो अगर माइक्रोस्कोप नहीं होते तो इसकी बिना तो बड़ा मुश्किल हो जाता, हमें बैक्टीरिया का पता ही नहीं चलता, अमीबा का पता नहीं चलता। और तुम्हें मालूम है बीमारियां होती हैं हमारे ब्लड में, क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है ना ब्लड में। हमारे ब्लड में अक्सर क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है। तो डॉक्टर कहता नहीं है कि आपका ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, बोलता है ना कि आपका क्या होगा? ब्लड टेस्ट होएगा। तो ब्लड टेस्ट का मतलब ये हुआ कि वो हमारे ब्लड के अंदर है ना पता लगाता है
कि कौन सा बैक्टीरिया आ गया है या कौन सा वायरस आ गया है या कौन सा कीटाणु घुस गया है। तो ये सारी चीजें पता है वो किसकी मदद से पता लगाता है? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। हमें तो दिखाई देगा नहीं, ना डॉक्टर को दिखाई देगा, लेकिन डॉक्टर अपनी लेबोरेटरी में जब वो टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, तो ब्लड टेस्ट करने के दौरान हमारे खून के अंदर जो कीटाणु होता है, खून के अंदर जो बैक्टीरिया होता है, उसका वो पता लगा लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, दिस डिस्कवरी वॉज द फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग डिसीज। डिजीजेस क्या होती हैं? बीमारियां। अगर हमें बीमारियों का पता लगाना है, बीमारियों के बारे में जानना है, तो किसकी मदद से हो सकता है ये काम? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ये जो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है बीमारियों का पता लगाने के लिए। जब एक बार बीमारी पता लग जाती है तो हम दवाइयां बना लेते हैं, डेवलपिंग मेडिसिन। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम ये भी पता लगाते हैं कि किस तरीके से कौन सी बीमारी के लिए कौन सी दवाई सबसे ज्यादा कारगर होएगी। ये भी माइक्रोस्कोप में स्लाइडें करके देखा जाता है। जब तुम आगे की हायर स्टडीज करोगे तब तुम्हें इसके बारे में ज्यादा पढ़ने को मिलेगा। अभी तो तुम 8th क्लास में हो, तो 8th क्लास में ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इतना बेसिक काफी रहता है। एंड स्टडिंग द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हमारा शरीर किससे चलता है? सेल से चलता है। हमारे शरीर को चलाने के लिए जो हमारी लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, वो बिल्डिंग ब्लॉक बेसिकली क्या होते हैं? वो बिल्डिंग ब्लॉक सेल्स होते हैं। तो सेल्स की मदद से ही हमारी लाइफ चलती है और बिना सेल्स के हमारी लाइफ का कुछ नहीं हो सकता। तो सेल की स्टडी भी हम किसकी मदद से कर सकते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से। मुझे बताओ, हमारी स्किन में कौन सा सेल है, हमारी हड्डियों में कौन सा सेल है, हमारे लंग्स में कौन सा सेल है, हमारे हार्ट में कौन सा सेल है, हमारी आईज में कौन से सेल हैं? ये सारे सेल्स हमें कहाँ पर पता चलते हैं, कहाँ पर दिखाई देते हैं? ये सारी चीजें हमें पता चलती है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। बिना माइक्रोस्कोप के इन सब चीजों को देखना बड़ा ही मुश्किल काम होता है हम लोगों के लिए। तो अगर तुम इन सब चीजों को जानना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ेगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर प्लांट एंड एनिमल सेल इन 4 वेज। क्वेश्चन ये है कि प्लांट और एनिमल सेल के बीच में कंपैरिजन कीजिए। मुझे बताओ, प्लांट भी कैसा ऑर्गेनिज्म होता है? लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है? प्लांट भी कैसा ऑर्गेनिज्म होता है? लिविंग। और एनिमल भी कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या प्लांट भी सेल से चलता है? तो आंसर है यस, प्लांट भी किससे चलता है? सेल से। भाई भाई के अंदर कोई अलग चीज फिट थोड़ी ना है, प्लांट भी किससे चलेगा? सेल से ही चलेगा। और एनिमल्स के अंदर भी क्या पाए जाते हैं? भाई एनिमल्स के अंदर भी सेल्स होते हैं। तो ये कह रहा है उन दोनों के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको क्या करो? कंपेयर करो। तो बताओ, प्लांट के अंदर पाए जाने वाले सेल्स और एनिमल के अंदर पाए जाने वाले सेल्स एक जैसे होंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। प्लांट एक अलग ऑर्गेनिज्म है भाई, और एनिमल एक अलग ऑर्गेनिज्म है। तो एक जैसे कैसे हो सकते हैं? एक जैसे तो बिल्कुल नहीं होते। प्लांट की बात अलग है और एनिमल की बात अलग है। अब जरा पढ़ते हैं। तो देखो, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। देखो, सबसे पहले आ गया फीचर। फीचर में पहला फीचर क्या आ गया? सेल वॉल। मैंने तुम्हें एक बात पहले से ही बता रखी है। तो देखो, सेल वॉल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि सेल वॉल सिर्फ कौन से वाले सेल में प्रेजेंट होती है? प्लांट में। ये हमारी खासियत नहीं है, ये प्लांट में पाई जाती है।
एनिमल सेल के अंदर ये क्या होती है, एब्सेंट होती है। क्या लिखा हुआ है, एनिमल सेल में ये सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। फिर आते हैं वैक्यूल्स पर। मैंने बताया था वैक्यूल्स के बारे में, पता नहीं मैंने शायद बताया है या नहीं बताया है, एक बार बता देता हूं मैं। तो देखो ये जो वैक्यूल्स होती है, वैक्यूल्स की एक खासियत होती है, चाहे प्लांट में हो चाहे एनिमल, पहली बात तो ये दोनों में होती है, प्लांट में भी होती है और एनिमल में भी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट में होती है, प्लांट और एनिमल्स दोनों में होती है। फर्क इतना है, प्लांट के अंदर इसका जो साइज होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा, और एनिमल में इसका साइज क्या होता है, छोटा। एनिमल में ये छोटे साइज की होती है और प्लांट में ये बड़े साइज की होती है, काफी बड़े साइज की होती है एक्चुअली, अगर मैं सच कहूं तो। ठीक है, तो जर्नली इसके साइज के हिसाब से हम इन दोनों में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। वैक्यूल का काम क्या होता है, वैक्यूल का एक ही काम होता है, ये अपने अंदर क्या संभाल कर रखती है, भोजन। वैक्यूल एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसी चीज होती है सेल के अंदर जो अपने अंदर क्या रखती है, भोजन को संभाल करके रखती है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, वैक्यूल्स, वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। यहां पर ये वैक्यूल कैसी होती है, लार्ज होती है। क्या शब्द लिखा हुआ है, लार्ज, और यहां पर क्या शब्द लिखा हुआ है, स्मॉल। एनिमल में ना कभी कभी होती है और कभी कभी नहीं होती, लेकिन जब भी होगी कैसी होगी, छोटी या बड़ी, छोटी। प्लास्टिड, यहां पर प्लास्टिड होती है और यहां पर प्लास्टिड नहीं होती। मैंने पहले भी बताया था कि प्लांट में जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों का कलर कैसा होता है, प्लांट के अंदर पत्तियों का कलर होता है ग्रीन, और उनका ग्रीन कलर इसी वजह से होता है कि उसके अंदर कौन सी वाली प्लास्टिड होती है, क्लोरोप्लास्ट। उनके अंदर जो प्लास्टिड होती है वो कौन सी वाली प्लास्टिड होती है, क्लोरोप्लास्ट। और एनिमल सेल में ऐसी कोई प्लास्टिड नहीं होती। तो बताओ सेल वॉल, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। वैक्यूल, प्लांट में बड़े साइज की वैक्यूल होती है, एनिमल में छोटे साइज की वैक्यूल होती है। प्लास्टिड, प्लांट सेल में प्लास्टिड होती है, लेकिन एनिमल के अंदर प्लास्टिड होती ही नहीं है। सिमिलरली शेप, तो देखो अगर मैं शेप की बात करूं, तो देखो अगर मैं प्लांट सेल के शेप की बात करूं ना, तो इसका जो रफली स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है प्लांट सेल का। ये मैंने कैसा बनाया, बिल्कुल रफली। और अगर मैं बात करूं एनिमल की, तो एनिमल का स्ट्रक्चर रफली कैसा होता है, गोल होता है। एनिमल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल का लगभग कैसा होता है, गोल टाइप होता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं, ये कैसी शेप होती है, राउंड शेप। और ये कैसी शेप होती है, एक तरीके से स्क्वायर शेप। प्लांट के अंदर ज्यादातर यही वाली शेप होती है, लेकिन एनिमल के अंदर ये शेप बदलती रहती है, कभी राउंड होती है, कभी अलग तरीके की होती है ना, जरूरी नहीं है गोल मिलेगी, गोल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, लेकिन प्लांट के अंदर ये फिक्स होती है, स्क्वायर शेप। तो तुम देख सकते हो मैंने स्क्रीन पर यहाँ पर शेप निकाली है। इधर वाला, ये वाला जो डायग्राम तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये कौन सा डायग्राम है, प्लांट सेल, ये वाला। और ये अपना डायग्राम कौन सा है, ये एनिमल सेल। तुम देख सकते हो तकरीबन कैसी शेप है, गोल है, और इसकी शेप लगभग कैसी है, रेक्टेंगल जैसी है, स्क्वायर शेप जैसी है ना। तो इस तरह से इनकी क्या होती है, शेप्स होती हैं। तो शेप में देखो इनकी शेप फिक्स होती है, रेक्टेंगुलर होती है और कभी कभी स्क्वायर में होती है, लेकिन इनकी शेप कैसी होती है, राउंड होती है, कभी कभी क्या होती है, गोल होती है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 3 या 4 नंबर में एग्जाम में आएगा, तो तुम्हें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, तो जैसा कि मैं पहले से ही बताता आ रहा हूं कि जितने भी ये सूक्ष्म ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, इनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी
ये हमारे आसपास होते हैं। जैसे कि मान लो किसी बंदे ने छींक दिया, तो बता छींकने की वजह से हवा के अंदर क्या फैल जाता है? इन्फेक्शन फैल जाता है, वायरस फैल जाता है, जर्म्स फैल जाते हैं। इसलिए कई बार बोला जाता है कि छींकते वक्त हमें अपनी नोज को कवर करके रखना चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से मान लो हम बाहर से आते हैं तो बोलते हैं ना कि घर में खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए? हैंड वॉश करना चाहिए, क्योंकि बाहर हवा में क्या प्रेजेंट होते हैं? बैक्टीरिया। हम बाहर की चीजों को छूते हैं तो छूने से क्या फैल जाती है? बीमारियां, है ना। तो इसलिए हमें हैंड वॉश करना चाहिए। तो देखो, भले ये छोटे छोटे जीव जंतु ऑर्गेनिजम्स हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इनका असर तो फिर भी पड़ता ही पड़ता है कि नहीं? या नहीं पड़ता है? पड़ता है ना। तो देखना ये कि क्या ये छोटे छोटे जीव जंतु, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, क्या ये सिर्फ हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं या इनका कुछ फायदा भी होता है हमारे जीवन में? तो भाई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ नुकसान ही पहुंचाते हैं, इनकी वजह से हमारे जीवन में कुछ फायदे भी होते हैं। तो वो फायदे हमें देखने क्या होते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 इसी चीज पर बेस्ड है। डिस्क्राइब हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या लिखा हुआ है? डिस्क्राइब हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन मेकिंग चीज एंड अल्कोहल ड्रिंक्स। ये हमारा क्वेश्चन है। ये कह रहा है ये जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये किस तरह से मदद करते हैं। हेल्प का मतलब होता है मदद करना। ये किस तरह से मदद करते हैं चीज वगैरह बनाने में, मक्खन वगैरह बनाने में और अल्कोहलिक ड्रिंक्स वगैरह बनाने में। तुम्हें मालूम है ये जो ड्रिंक वगैरह होती है ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही बनाई जाती है। मक्खन वगैरह बनाने का काम, दही बनाने का काम, ये सारी चीजें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही की जा सकती हैं। तो देखो, क्वेश्चन ने सिर्फ कितनी पूछी है? क्वेश्चन ने तो बस 2 ही पूछी है। एक पूछा है चीज और एक पूछा है अल्कोहलिक ड्रिंक्स। वो दारू वगैरह होती है, इस तरह की चीजें बनाने का काम भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही किया जाता है। तो देखते हैं चीज बनाने में ये कैसे हेल्पफुल होते हैं। चीज होता है ना, चीज कैसे बनाया जाता है इनकी मदद से, वो हमें देखना है। तो देखो, ए पॉइंट, चीज। स्पेसिफिक बैक्टीरिया एंड फंजाई आर यूज्ड टू कर्डल मिल्क। पहले तो मैं ये बात मालूम है वो कौन सा बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही में बदलने में मदद करता है। उस बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो मैंने ये बात पहले ही बताई थी कि कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जो मिल्क को किस में बदल देती है? कर्ड में, कर्डल मिल्क। मतलब दूध कैसा हो जाता है? दही जैसा। यूज टू कर्डल मिल्क, पहले मिल्क को खट्टा करने में मदद करती हैं ये। एंड प्रोवाइड यूनिक फ्लेवर, और उसका ना टेस्ट भी काफी अलग हो जाता है, यूनिक हो जाता है। कहते नहीं है ये तो काफी यूनिक बंदा है, तो उसका टेस्ट भी काफी क्या हो जाता है? यूनिक सा हो जाता है ना, डिफरेंट सा हो जाता है, अलग सा हो जाता है। एंड टेक्सचर्स, और अगर हाथ में ले लेते हैं तो मुझे बताओ, पहले दूध गाढ़ा नहीं होता, लेकिन जब दूध से क्या बन जाता है? दही बन जाता है। तो दही में क्या आ जाता है? गाढ़ापन आ जाता है, चिपचिपा सा पन आ जाता है ना, चिकना चिकना। तो उसका जो टेक्सचर होता है, टेक्सचर भी बदल जाता है। ड्यूरिंग द राइपनिंग प्रोसेस, राइपनिंग प्रोसेस के दौरान, राइपनिंग का मतलब होता है चीजों का सड़ना। मतलब धीरे धीरे दूध खट्टा होने लगता है, उसके अंदर खटास आने लगती है, तो दूध से वो क्या बनना शुरू हो गया है? दही। राइपनिंग का मतलब होता है एक तरीके से पक जाना। वो पहले ऐसे ही रहता है और बाद में दूध से दही बन गया है ड्यूरिंग द राइपनिंग प्रोसेस। अल्कोहलिक ड्रिंक्स, अब ये जो अल्कोहल वगैरह होता है, शराब वगैरह होती है, ड्रिंक, बियर, ये सब चीजें जो होती हैं, इनको भी बनाने का तरीका क्या होता है? कमर्शियल लेवल पर
इनके लिए कौन से ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ईस्ट का। शायद ये वाली बात मैंने पहले भी बताई थी, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी हमने इस चीज को कवर करा था कि ये जो ईस्ट वगैरह होती हैं, तो ये जो ईस्ट वगैरह होती है इनका इस्तेमाल किया जाता है शराब वगैरह, दारू वगैरह, बियर वगैरह बनाने में। देखो, ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। काम धंधे के अंदर कुछ भी प्रोडक्शन करना होता है तो उसमें हम जनरली किसका इस्तेमाल करते हैं? ईस्ट का। अल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में, है ना, ड्रिंक वगैरह, ये दवा दारू इस तरह की चीजें बनानी है तो तुम्हें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? ईस्ट का। ईस्ट क्या होता है? मैंने बता दिया था, ईस्ट एक तरीके की फंजाई सी ही होती है, ठीक है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार होती है। इट ग्रो ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन। ये क्या होती है? ये ईस्ट तैयार कैसे होती है? ईस्ट बेसिकली तुमने देखा होगा, ये जो हम घर में अनाज खाते हैं, गेहूं, चावल, दाने, दाल, चना, मटर, सूखी मटर, तो ये जो चीजें होती है ना, इनके अंदर नेचुरल शुगर होता है। अब शुगर का मतलब ये नहीं है कि चीनी, बिल्कुल चीनी की बात नहीं कर रहा हूं, उनके अंदर है ना मिठास होती है। रोटी के अंदर भी पता है क्या होती है? मिठास होती है, शुगर होता है। चावल के अंदर भी क्या होता है? शुगर होता है। चने के अंदर भी क्या होता है? शुगर होता है। तो ये जो नेचुरल शुगर होता है ना, इसी से ही क्या डेवलप होती है? ईस्ट। देखो क्या लिखा हुआ है, इट ग्रो ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले या व्हीट, है ना, और फ्रूट जूस, या फिर फलों का क्या होता है? जूस, उसके अंदर भी क्या पैदा होती रहती है? ईस्ट। अगर तुम जूस को कुछ समय के लिए, एक दो दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दो, कुछ मत करो, पियो मत, ना फ्रिज में रखो, जूस को ऐसे ही छोड़ दो, तो धीरे धीरे ना वो जूस के अंदर क्या पैदा होने लग जाएगी? ईस्ट। फंगस लगने लगेगी, फफूंदी लगने लगेगी, सड़ने लगेगा जूस। जूस जो है धीरे धीरे क्या होने लगेगा? सड़ने लगेगा। सेम काम अनाज के साथ होता है। इसलिए तो कहते हैं जो गेहूं वगैरह होता है ना, गेहूं के अंदर दवाई डाल के रखी जाती है ताकि उसके अंदर क्या ना लगे? उसके अंदर ईस्ट ना लग जाए, क्योंकि अगर एक बार ईस्ट लग जाती है तो खराब हो जाते हैं गेहूं। तो होता क्या है, अनाज के अंदर भी ईस्ट लग जाती है, फ्रूट जूस के अंदर भी ईस्ट लग जाती है, एंड कन्वर्ट दैम इनटू अल्कोहल। और फिर उन ईस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं उसको किस में कन्वर्ट करने में? अल्कोहल बनाने में, ड्रिंक्स वगैरह बनाने में। एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू फर्मेंटेशन, और साथ ही साथ कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब होता है सड़ना। जब ये सारी चीजें सड़ रही होती है ना धीरे धीरे, तो एक गैस भी निकलती है। कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सिंबल होता है CO2। क्या सिंबल होता है जिसका? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या सिंबल होता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड, है कि नहीं? तो कुल मिलाकर इस तरह से ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है अल्कोहलिक ड्रिंक वगैरह बनाने में। देखो लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन डिकम्पोजिंग वेस्ट। ये कह रहा है डिकम्पोज का मतलब होता है, तुमने देखा होगा हम अपने आसपास है ना बहुत सारा कूड़ा करकट फैलाते रहते हैं, होता है नहीं होता? घर में मम्मी सब्जी वगैरह बनाती है तो सब्जी के छिलके वगैरह, मान लो तुम फल फ्रूट खाते हो तो फल फ्रूट के भी छिलके होते हैं, जैसे कि केले का छिलका हो गया, सेब का छिलका हो गया, तो ये सारा का सारा क्या होता है? वेस्ट होता है। सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, आलू के छिलके, है ना, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? वेस्ट होती हैं। और जरा ध्यान दो, तो मैं ना इस सारे वेस्ट मटेरियल को मिट्टी के अंदर गाड़ दो। मान लो
कोई गड्ढा करो जमीन में और गड्ढे के अंदर मिट्टी मिट्टी हो और उस मिट्टी के अंदर ये सारा का सारा जो वेस्ट मटेरियल है वो वहां पर गाड़ दो। और जब तुम एक दो दिन के बाद वेस्ट मटेरियल को देखोगे तो तुम ये देखोगे कि वो सारा का सारा वेस्ट मटेरियल क्या हो चुका है, डीकम्पोज हो चुका है। डीकम्पोज का मतलब होता है गायब हो जाना, खत्म हो जाना, बर्बाद कर देना। तो मुझे बताओ जितना भी वेस्ट मटेरियल है क्या उसे रखने का फायदा भी है? रखने का क्या फायदा, खत्म ही हो जाना चाहिए। तो हैरानी वाली बात नहीं है कि तुमने उसे मिट्टी में गाड़ा था और मिट्टी में जब गाड़ने के बाद 2-4 दिन बाद या एक हफ्ते के बाद या 10-15 दिन के बाद उसको देखा तो देखने के बाद वो सारा का सारा वेस्ट मटेरियल, सारा कूड़ा करकट क्या हो गया, डीकम्पोज हो गया, खत्म हो गया, खराब हो गया। तो ये किसने करा? तो पता है मिट्टी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन गैस होती है, मिट्टी के अंदर जो केंचुए होते हैं, मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया होता है, वो सारे के सारे मिलकर तुम्हारे इस वेस्ट मटेरियल को खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं। तो ये एक अच्छी बात है या नहीं है कि उन्होंने सारा वेस्ट मटेरियल क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक तरीके से मिट्टी के अंदर साफ सफाई का भी काम करते हैं। तो क्वेश्चन यही है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे वेस्ट को डीकम्पोज कर देते हैं। डीकम्पोज का मतलब होता है खत्म कर देते हैं, खा जाते हैं। अब जरा आंसर पढ़ते हैं। तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई एक्ट एज डीकम्पोजर्स। यही लोग होते हैं जो किस चीज का काम करते हैं, डीकम्पोजर का। ये बेसिकली अपने आप में क्या होते हैं, डीकम्पोजर होते हैं। डीकम्पोजर उन्हें कहते हैं जो वेस्ट मटेरियल को खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं। दे ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड प्लांट एंड एनिमल्स इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। ये कह रहा है कि तुमने देखा होगा कि प्लांट की भी पत्तियां वगैरह जो होती हैं, जो लकड़ियां वगैरह होती हैं, अगर तुम उसको भी जमीन के अंदर गाड़ दोगे तो एक समय के बाद है ना वो भी क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, मिट्टी में ही मिल जाती हैं। कहते नहीं तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। तो मिट्टी में मिलाने का काम किसका होता है, बैक्टीरिया का और फंजाई का। तो फंजाई और बैक्टीरिया एक तरीके के डीकम्पोजर होते हैं जो किसी भी तरह के प्लांट को या किसी भी तरह के एनिमल को या किसी भी तरह के वेस्ट मटेरियल को सबको क्या कर देते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं, सिंपल सब्सटेंस में बदल देते हैं। मुझे बताओ जब कोई एनिमल या जानवर या बिल्ली या कुत्ता मर जाता है और अगर हम उसको जमीन में गाड़ दें और 1 साल बाद या 2 साल बाद उसको ओपन करके देखेंगे तो उसके अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मिट्टी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो उसके शरीर को धीरे धीरे करके क्या कर देते हैं, खा जाते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। और ये काम हमारा नहीं है, ये काम जमीन के अंदर जो बैक्टीरिया, जो फंजाई प्रेजेंट होते हैं उनका होता है। बी पॉइंट देखते हैं। These nutrients then released back into the soil। और पता है सबसे बड़ी बात, जब तुम ये सब्जियों के छिलके, प्लांट की पत्तियां, कागज, ये सारी चीजें मिट्टी में गाड़ देते हो और गाड़ने के बाद वो धीरे धीरे डीकम्पोज होती रहती हैं, अंदर ही अंदर सड़ती रहती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो इससे पता है हमारी जो मिट्टी होती है वो मिट्टी और भी ज्यादा क्या बन जाती है, शक्तिशाली बन जाती है। तो देखो एक तो वेस्ट मटेरियल सारा का सारा मिट्टी के अंदर गाड़ने के बाद तुमने वेस्ट मटेरियल भी गायब कर दिया और उसके साथ साथ हमारी मिट्टी भी क्या हो गई, हमारी जमीन भी क्या हो गई, और भी ज्यादा ताकतवर बन गई, अच्छी बन गई। मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ अर्थ। इससे हमारी धरती की जो फर्टिलिटी होती है, फर्टिलिटी का मतलब होता है उपजाऊपन। हर एक धरती का, मिट्टी का क्या होता है, उपजाऊपन होता है। तो बताओ हमारी मिट्टी और भी ज्यादा क्या बन जाती है, उपजाऊ। उपजाऊ का मतलब होता है ऐसी धरती, ऐसी मिट्टी जिसमें प्लांट आसानी से क्या कर सकता है,
ग्रो कर सकता है। एंड क्लीनिंग द एनवायरमेंट, और इनकी मदद से हमारा एनवायरमेंट भी क्या रहता है, क्लीन रहता है। क्योंकि भाई कूड़ा करकट तुम सड़कों पर डालोगे, इससे बढ़िया उसे मिट्टी में गाड़ दो, तो तुम्हारी सड़कें, गलियां, मोहल्ला क्या रहेगा, बिल्कुल क्लीन रहेगा ना। मान लो घर के आगे ही तुमने छिलके फेंक दिए, इससे बढ़िया घर में एक प्लांट लगाओ और उस प्लांट की मिट्टी में ये बेकार की चीजें गाड़ दिया करो। उससे क्या होगा, तुम्हारा जो प्लांट है वो भी ग्रो करेगा और आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी क्लीन हो जाएगा। बाय प्रिवेंटिंग एक्युमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, भाई अपने आसपास इतना सारा वेस्ट मटेरियल एक्युमुलेट करोगे, इकट्ठा करोगे, इससे बढ़िया ये है कि तुम उस वेस्ट मटेरियल को जमीन के अंदर गाड़ दो। एक्युमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो बताओ, क्या हमें इस तरह का ऑर्गेनिक वेस्ट वेस्ट इकट्ठा करना चाहिए, जमीन में गाड़ देना चाहिए? उसको हम मिट्टी के अंदर गाड़ देंगे तो वो एक समय के बाद गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ऐसे ही नहीं होएगा, कौन करता है उनको ये खत्म? उनको खत्म करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।